नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम बात करेंगे 2024 की एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी हेरेटिक के बारे में। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस दिल दहला देने वाली फिल्म के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम दो युवा मॉर्मन मिशनरीज सिस्टर बांस और सिस्टर पैक्सन, लगभग 19-20 वर्ष की आयु, को देखते हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगी हुई हैं। सिस्टर बांस को आत्मविश्वासी और बोल्ड दिखाया गया है, जबकि सिस्टर पैक्सन शर्मीली और संकोची हैं। सिस्टर बांस की आत्मविश्वास से भरी बातें और पैक्सन की संकोचशीलता उनके व्यक्तित्व के दो विपरीत पहलुओं को उजागर करती हैं। एक दिन सिस्टर बांस और सिस्टर पैक्सन मिस्टर रीड नामक एक व्यक्ति के घर पर पहुंचती हैं और उन्होंने अपनी बाइक स्केट पर लॉक कर दी। सिस्टर बांस ने चाबी अपनी जेब में रख ली। अचानक बारिश हो गई और उनके कोट गीले हो गए। मिस्टर रीड ने दरवाज़ा खोला। सिस्टर बांस और सिस्टर पैक्सन ने उत्साह के साथ अपना परिचय दिया। मिस्टर रीड उन्हें घर के अंदर आमंत्रित करते हैं। हालांकि सिस्टर्स बताती हैं कि चर्च के नियमों के अनुसार वे किसी अविवाहित पुरुष के घर में तब तक नहीं जा सकती जब तक कि वहां कोई और महिला न हो। यह नियम उनके धर्म की सुरक्षा और नैतिकता को बनाए रखने के लिए है। मिस्टर रीड कहते हैं कि उनकी पत्नी घर पर ही हैं और ब्लूबेरी पाई बना रही हैं। यह सुनकर, और बाहर बारिश भी हो रही थी, इसलिए सिस्टर्स घर के अंदर चली जाती हैं। घर के अंदर मिस्टर रीड उनके कोट लेते हैं और उसने कहा कि मैं रसोई में जाकर देखता हूं कि ब्लूबेरी पाई तैयार है या नहीं। मिस्टर रीड के जाने के तुरंत बाद सिस्टर बांस को कुछ अजीब लगा। सिस्टर बांस ने देखा कि एक तितली खिड़की पर लेटी हुई है, मानो भागने की कोशिश कर रही हो। तभी मिस्टर रीड बाहर आए और उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लाया। बातचीत शुरू होती है और दोनों अपने धर्म के बारे में बात करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही अजीब मोड़ ले लेती है। मिस्टर रीड अजीब बातें करने लगते हैं, जैसे कि वे एक सच्चे धर्म की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। फिर वे सिस्टर बांस के मृत पिता के बारे में पूछते हैं, जिससे वह असहज महसूस करती हैं। जब सिस्टर पैक्सन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, तो मिस्टर रीड बताते हैं, पहले बहुविवाह प्रथा था, फिर बाद में 1899 के बाद हटा दिया गया था। सिस्टर्स बचाव करती हैं कि बहुविवाह पहले जनसंख्या बढ़ाने के लिए था, लेकिन जब जनसंख्या स्थिर हो गई तब इसे हटा दिया गया। लेकिन मिस्टर रीड इसके लिए जोसेफ स्मिथ, मॉर्मनवाद के संस्थापक, को दोषी ठहराते हैं। यह चर्चा सिस्टर्स के लिए एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि वे अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हैं। फिर मिस्टर रीड ने धर्मों की तुलना फास्ट फूड से करने लगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम अलग अलग फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसे ही लोग अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं। हर धर्म खुद को सबसे अच्छा बताता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उन्होंने कहा कि वह कई धर्मों को आजमा चुके हैं, लेकिन किसी में भी सच्चा सुकून नहीं मिला। ये बातें सिस्टर्स के लिए बहुत अपमानजनक थीं। स्थिति को हल्का करने के लिए पैक्सन कहती है कि वे मिस्टर रीड की पत्नी से मिलना चाहेंगी। मिस्टर रीड अपनी पत्नी को लाने जाते हैं। जब मिस्टर रीड बहनों से बात कर रहे थे, तब पैक्सन ने एक दिलचस्प बात कही थी। उसने कहा था कि जब वह मर जाएगी तो वह एक तितली बन जाएगी और अपने प्रियजनों के आसपास रहेगी। वह उनके उंगलियों पर बैठ जाएगी ताकि वे समझ सकें कि यह वही है। यह बात आगे चलकर कहानी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। जब मिस्टर रीड कमरे में गए तो सिस्टर बांस ने देखा कि कमरे में रखा सेंटेड कैंडल ब्लूबेरी पाई अरोमा का था। ब्लूबेरी पाई नहीं बन रही, बल्कि शायद मिस्टर रीड की कोई पत्नी है ही नहीं। उन्हें लगता है कि वे फंस गए हैं। मुख्य दरवाजा बंद है और उनके कोट मिस्टर रीड के पास हैं, जिनमें उनकी साइकिल के ताले की चाबियां हैं। जब रीड वापस आता है तो बांस बहाना बनाती है कि उसे चर्च से कॉल आ रहा है और उसे निकलना होगा। हालांकि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। रीड कहता है कि मुख्य दरवाजा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वह टाइम डिले लॉक से बंद हो जाता है और सुबह तक नहीं खुलेगा। इसलिए सिस्टर्स को पीछे के दरवाजे से जाना होगा। इस बिंदु पर सिस्टर्स रीड के घर के एक ऐसे कमरे में हैं जो चर्च के प्रार्थना कक्ष जैसा बना हुआ है।
पीछे के दरवाजे की बात सुनकर बांस और पैक्सन समझ जाती हैं कि रीड उन्हें फंसा रहा है। एक और अजीब बात यह है कि जब रीड उनके कोट वापस करता है तो साइकिल के ताले की चाबी पैक्सन के कोट में होती है, जबकि चाबी बांस की कोट में होने चाहिए। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। रीड सिस्टर्स को बताता है कि उसके घर की दीवारों में धातु है जो फोन सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, इसलिए उन्हें कोई कॉल नहीं आ सकता। यह सुनकर सिस्टर्स डरते हुए कहती हैं कि वे उसकी पत्नी से मिलना चाहती हैं। रीड जवाब देता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी पत्नी है, जबकि सारे सबूत दिखाते हैं कि शायद वह है ही नहीं। वह इसकी तुलना उन लोगों से करता है जो भगवान या धर्म में विश्वास करते हैं, जबकि उनके सामने बचपन से यह साबित होता रहता है कि कोई भगवान या धर्म नहीं है। बांस कहती है कि वह पीछे के दरवाजे से बाहर चली जाएगी, लेकिन जब वे दरवाजा खोलती हैं तो उन्हें लगता है कि यह घर के बेसमेंट में जाता है। उसी समय दूसरी ओर चर्च में एक एल्डर को यह महसूस होता है कि पैक्सन और बांस काफी समय से वापस नहीं आई हैं, और एल्डर उनकी तलाश में निकल पड़े। इस बीच रीड अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्ध बोर्ड गेम मोनोपोली और द लैंडलॉर्ड्स गेम के बारे में जिक्र करता है और उनके बारे में विवरण देने लगता है। इस बीच बांस पूछती हैं कि उनकी स्थिति का इन गेम्स से क्या लेना देना है। रीड का उत्तर है कि इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। दुनिया में 3 मुख्य एकेश्वरवादी धर्म हैं: यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यहूदी धर्म सबसे पुराना है, लेकिन यह केवल 0.2% लोगों द्वारा माना जाता है। इसके विपरीत ईसाई धर्म को बहुत अधिक लोग मानते हैं, जो इसे मोनोपोली के खेल की तरह बनाता है, जहां मोनोपोली सबसे लोकप्रिय है। रीड का कहना है कि जिस तरह से गेम्स के अलग अलग संस्करण आते हैं, वैसे ही धर्म भी समय के साथ विकसित होते हैं। यहूदी धर्म को मूल सामग्री माना जा सकता है, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स गेम, जबकि ईसाई धर्म सबसे लोकप्रिय है, जैसे कि मोनोपोली। इसके अलावा मोनोपोली के कुछ नए संस्करण भी हैं जो नए एकेश्वरवादी धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि इस्लाम। रीड की यह तुलना दर्शाती है कि कैसे मानवता ने समय के साथ अपने विश्वासों को विकसित किया है, और यह कि धर्म भी खेलों की तरह ही विभिन्न संस्करणों में आते हैं। रीड के अनुसार यहूदी धर्म सबसे पुराना धर्म है, लेकिन इसके अनुयायी इसे अन्य धर्मों की तरह प्रचारित नहीं करते। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि प्रचार की कमी के कारण यह धर्म कम मान्यता प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए बांस और पैक्सन जैसे लोग उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। रीड बांस और पैक्सन को पूछा कि इन सब बातों के बाद क्या अभी भी वे विश्वास वाले द्वार को चुनेंगे या अविश्वास वाले द्वार को चुनेंगे। पैक्सन किसी भी तरह वहां से जिंदा बाहर जाना चाहती थी और अविश्वास वाले द्वार को चुनकर वहां से निकलने की सोचती है। लेकिन बांस का कहना था कि भले ही धर्मों में समानताएं हैं, लेकिन हर धर्म में बहुत सारे अंतर भी हैं। रीड अपनी बात साबित करने के लिए चुनिंदा तथ्यों का उपयोग कर रहा है और फालतू बोर्ड गेम के उदाहरण देकर तथ्यों को इधर उधर कर रहा है। इसलिए बांस अब भी अपने भगवान को मानती है। इस तरह से बांस पैक्सन को भी अपने साथ विश्वास वाले द्वार को चुनने के लिए मना लेती है। दोनों विश्वास वाले द्वार से नीचे जाती हैं, और जैसा कि अपेक्षित था, यह बाहर जाने का नहीं बल्कि बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता था। बल्कि दूसरा द्वार भी उन्हें उसी बेसमेंट में ले जाता है, जिसका मतलब है कि रीड बस उनके साथ खेल रहा था। बांस वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। इधर उधर देखते हुए बांस एक लकड़ी की छड़ी तोड़ देती है जिसमें कीलें थीं। बांस पैक्सन को एक लेटर ओपनर देती है जो कि वह ऊपर वाले कमरे से चुरा लाई थी, और वह पैक्सन से कहती है कि जब रीड बेसमेंट में आएगा तब मैजिक अंडरवेयर बोलते ही पैक्सन बिना सोचे समझे इस लेटर ओपनर से रीड पर हमला करके उसे मार गिराए। तभी अचानक बेसमेंट में एक अजीब सी औरत ब्लूबेरी पाई लेकर आती है, और फिर वह अजीब तरह से हाथ मोड़कर प्रार्थना करने लगती है। वहीं ऊपर वाले कमरे में हम रीड को इस घर के एक मिनिएचर मॉडल के साथ देख पाते हैं। साथ ही वह सारे इवेंट्स को टाइमिंग्स के साथ लिख रहा था। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे रीड ने
ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। इसके बाद रीड सिस्टर्स से एक डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करता है, जहां रीड दावा करता है कि उसने एक सच्चा धर्म ढूंढ लिया है। इसे वह साबित भी करेगा। कैसे? उनके बेसमेंट में आई औरत ब्लूबेरी पाई खाएगी जिसमें जहर है, और पाई खाने के बाद वह नहीं बचेगी, लेकिन फिर जादुई रूप से वह वापस जिंदा हो जाएगी, और फिर रीड अपना पॉइंट प्रूव करेगा। ये अजीब औरत पाई खाती है जिसके बाद वह वाकई जिंदा नहीं बचती। लेकिन इससे पहले कि चमत्कार हो पाता, यानी वह औरत वापस आ पाती, रीड के घर के दरवाजे पर चर्च का एल्डर इन दो सिस्टर्स को ढूंढते हुए आ गया था। डोरबेल बजते ही रीड उधर बिजी हो जाता है, और ये दो सिस्टर्स काफी चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज दरवाजे तक नहीं पहुंचती। रीड चर्च एल्डर से झूठ कहता है कि यहां कोई सिस्टर्स नहीं आई हैं। अब जब तक रीड चर्च के एल्डर से बात कर रहा था, बांस बेसमेंट डोर के नीचे वाले गैप से कारपेट खींचकर कुछ माचिस की तीलियां ले लेती है। इसके बाद रीड वापस आता है और दोनों सिस्टर्स फिर से बेसमेंट वाले स्पॉट पर चली जाती हैं। यहां पैक्सन नोटिस करती है कि उस औरत के लाश की पोजीशन थोड़ी अलग थी, यानी वह मूव तो जरूर हुई है। पैक्सन ये बात बांस को बताती है, लेकिन बांस इस बात पर ध्यान नहीं देती, बल्कि माचिस जलाकर वहां आग लगाना चाहती थी। तभी वह औरत एकदम से जिंदा हो जाती है और आफ्टर लाइफ को डिस्क्राइब करने लगती है, और चुप होने का इशारा करके कहती है, इट इज नॉट रियल। इस मोमेंट पर रीड भी बेसमेंट में आता है और वह इस लेडी को वहां से बाहर भेजता है। फिर वह बांस और पैक्सन से कहता है कि देखो, तुम दोनों की आंखों के सामने चमत्कार हुआ, और आफ्टर लाइफ में कोई हेवन वगैरह नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ एक तरह की सिमुलेशन जैसी है, जहां मरने के बाद हमारे ब्रेन को अनप्लग कर दिया जाता है। वैसे भी धर्म इसी डर पर चलता है कि गॉड कौन है, आफ्टर लाइफ कैसा होगा। इन सारे सवालों का जवाब रीड जानता है और इनके सामने प्रस्तुत भी कर सकता है। यह सब सुनकर बांस कहती है कि तुमने कोई चमत्कार वगैरह नहीं किया है, बल्कि तुम कुछ मैजिक ट्रिक दिखाकर हमें उलझा रहे हो। बल्कि यह संभव है कि वह औरत नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई का सामना कर रही हो। जो भी व्यक्ति एनडीई का अनुभव करता है, वे अक्सर एक जैसी बातें बताते हैं, जैसे सफेद रोशनी दिखना, बादलों जैसा दृश्य आदि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन या सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, जिससे ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखाने लगता है। बांस को यह सब इसलिए पता था क्योंकि जब वह 4 साल की थी, तब टैको बेल खाने की वजह से वह लगभग मरने वाली थी। जब डॉक्टर्स ने बांस की ऑपरेशन किया, तब वह क्लिनिकली जीवित नहीं थी। मतलब उसने एनडी का अनुभव किया और फिर भी बच गई। असल बात यह है कि बांस को अब भी रीड पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और उसका अपने धर्म में विश्वास पूरी तरह कायम था। बांस और रीड है यहां आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, और बात बात में बांस सीक्रेट वर्ड मैजिक अंडरवियर बोलती है। ये बोलते ही पैक्सन को लेटर ओपनर से रीड पर हमला करना था, लेकिन इससे पहले बांस वर्ड पूरी तरह से बोल पाती, रीड ही बांस पर चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देता है। रीड ने कहा कि बांस भले ही मर गई हो, लेकिन वह वापस आ जाएगी। इस भयानक दृश्य को देखकर पैक्सन पूरी तरह से परेशान हो गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बांस नहीं उठी, तो रीड ने उसके हाथ में कट लगाकर एक मेटल पीस बाहर निकाला। रीड ने बताया कि बांस के अंदर यह इम्प्लांट है, यानी वह एक प्रोग्राम है, इसलिए वह वापस नहीं आई। तब पैक्सन कहती है कि बांस के हाथ से निकला धातु का टुकड़ा कोई माइक्रोचिप नहीं, बल्कि एक गर्भ निरोधक इम्प्लांट है। उसने यह भी कहा कि औरत का पुनर्जीवित होना एक चाल थी, जो किसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। पैक्सन की यह बात रीड के लिए एक झटका थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी योजनाएं इतनी आसानी से खंडित हो जाएंगी। जब एल्डर दरवाजे पर आए, तो सिस्टर्स बेसमेंट के दरवाजे पर चिल्लाईं और माचिस जलाई। इस हंगामे के बीच बेसमेंट के अंदर वाले सीक्रेट डोर से बॉडी को बदला गया। पैक्सन ने उस सीक्रेट डोर को भी ढूंढ लिया जो टेबल के नीचे छिपा हुआ था, और यह उसके साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। रीड ने पैक्सन को बेसमेंट के सीक्रेट डोर से सेलर में जाने के लिए कहा। वहां उसे कई मृत शरीर और धार्मिक प्रतीक मिले,
यह दृश्य न केवल भयावह था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि रीड ने किस प्रकार से इस सिमुलेशन को स्थापित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान एक भयावह प्रयोग का हिस्सा था। अंत में उसे अपनी बाइक का लॉक मिला और वह एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां केजेस में कई औरतें बंद थीं। पैक्सन ने उन औरतों की आंखों में भय और उम्मीद दोनों को देखा। पैक्सन ने यह भी सोचा कि यदि वह इस स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो जाती है तो क्या वह उन अन्य औरतों को भी बचा पाएगी। तभी रीड पैक्सन के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या उसने अब तक यह समझा है कि वन ट्रू रिलीजन क्या है। इस सवाल का उत्तर देते हुए पैक्सन बताती है कि कैसे रीड ने शुरुआत से ही हर चीज को अपने नियंत्रण में रखा है। जब पैक्सन और बांस पहली बार रीड से मिले थे तो रीड ने चतुराई से उनका कोट ले लिया। इसके बाद बांस के कोट से उसने बाइक की चाबी निकाली और बाइक्स को मेन गेट से हटा दिया। रीड को यह अच्छी तरह पता था कि एल्डर उन्हें ढूंढते हुए आएंगे, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि बाइक गेट पर न दिखें। बाइक को ठिकाने लगाने के बाद जब रीड वापस आया तो पैक्सन ने ध्यान दिया कि उसका हेयर बाहर के बारिश से भीग गया है। यह एक संकेत था कि रीड ने जानबूझकर चाबी को पैक्सन के कोट में डाला था। यह स्पष्ट हो गया कि रीड ने पहले से ही सोच लिया था कि वह बांस को खत्म कर देगा और पैक्सन के साथ यह खेल खेलते हुए उसे इस स्थान पर लाएगा। सब कुछ इतनी कुशलता से प्लान किया गया था कि पैक्सन सच में ठीक उसी स्थान पर खड़ी थी जहां रीड चाहता था। पैक्सन अचानक रीड की गर्दन पर हमला कर देती है। इसके बाद वह वहां से भागकर बेसमेंट में बांस को देखने जाती है। तभी पीछे से चोटिल रीड आता है और पैक्सन के पेट पर चाकू से हमला कर देता है। अब पैक्सन भी घायल हो चुकी है। रीड गिरते हुए कहता है, प्रे फॉर अस। इस मोड़ पर रीड पैक्सन के करीब आता है और पैक्सन प्रेयर करना शुरू करती है। ऐसा लगता है मानो प्रेयर से रीड को भी शांति मिल रही है। तभी अचानक बांस उठ जाती है। बांस में थोड़ी जान अभी भी बची थी और उसने नेल्स वाले वुड से रीड को खत्म कर दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद बांस अपना दम तोड़ देती है। पैक्सन किसी तरह ऊपर जाती है और घर के मिनिएचर मॉडल को देखकर समझती है कि वह कैसे बाहर निकल सकती है। वह एक वेंट के जरिए बाहर आती है जहां पूरा स्नोफॉल हो रहा होता है। तभी पैक्सन की उंगलियों पर एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है और अगले ही क्षण वह गायब हो जाती है। यहीं पर फिल्म हेरेटिक खत्म होती है। हेरेटिक हमें दिखाती है कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है और कैसे यह हमें सच्चाई को देखने से भी रोक सकता है। पैक्सन और बांस दोनों अपने विश्वासों के इतने दृढ़ थे कि सच्चाई को अनदेखा कर दिया। क्या आप मानते हैं कि पैक्सन बच गई थी, या क्या आप सोचते हैं कि उसकी भागने वाली हिस्सा सिर्फ एक भ्रम था? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोचक फिल्मों के विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।